हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज कॉल्ड हाउ एंड व्हाई। इस सीरीज में विल बी डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू लॉ, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली थम्स अप बन गया है $1 बिलियन ब्रांड। और आज के इस एपिसोड में विल बी डिस्कसिंग द जर्नी ऑफ कोला सॉफ्ट ड्रिंक इन इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं दैट देयर इज अ राइवलरी गोइंग ऑन बिटवीन टू कोला कंपनीज, द पेप्सी एंड कोका कोला। बट इंडिया में ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। द इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट वॉज डोमिनेटेड बाय पार्ले। पार्ले एक FMCG ब्रांड है विच नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इन 1940s पार्ले जी वॉज अ हिट प्रोडक्ट एंड राइडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ पार्ले जी, पार्ले डिसाइडेड टू एंटर इनटू बेवरेज मार्केट। और उन्होंने अपना एक कोला प्रोडक्ट लाया कॉल्ड एज ग्लूको कोला। बट कोका कोला को यह पसंद नहीं आया बिकॉज इट हैड वेरी सिमिलर नेम टू कोका कोला। कोका कोला ने सू किया पार्ले को फॉर गेटिंग अ सिमिलर नेम एंड एज अ रिजल्ट पार्ले हैड टू डिसकंटिन्यू इट्स कोला प्रोडक्ट। बट पार्ले रिफ्यूज टू गिव अप। इन 1952 it came up with a different soft drink called as Gold Spot which came into orange flavor and it was an instant hit और ये बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। By 1972 पार्ले ने अपने बॉटलिंग नेटवर्क को पैन इंडिया एक्सपैंड कर लिया एंड इट वॉज अ राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। पार्ले ने इंट्रोड्यूस किया एक नया प्रोडक्ट कॉल्ड एज लिम्का, अ लाइम बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक विच पर्टिकुलरली टारगेटेड विमेन। In the meantime, Coca-Cola also started gaining strength in India. बट पार्ले को ये पता था दैट कोका कोला जैसे ग्लोबल जायंट के साथ वो हेड ऑन हेड फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए पार्ले रिफ्यूज टू इंट्रोड्यूस इट्स कोला प्रोडक्ट। फिर 1975 में आ गई इमरजेंसी और इसका असर सॉफ्ट ड्रिंक के सेल्स पर भी पड़ा बिकॉज देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन आउटिंग्स एंड पब्लिक गैदरिंग्स। नाउ कोका कोला वॉज फेसिंग अ थ्रेट not from Parle but from Indian government as the Indian government passed FERA Foreign Exchange Regulation Act which restricted foreign holdings up to 40%. But Coca-Cola agreed to such restrictions. फिर होते हैं जनरल इलेक्शंस और इन जनरल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ता है एंड जनता गवर्नमेंट केम इनटू द पावर। जनता गवर्नमेंट में एक की प्लेयर थे जॉर्ज फर्नांडिस who was also industrial minister. George Fernandez एक nationalist थे and he hated MNCs. According to him, MNCs looted India and took out money out of India. हम सभी जानते हैं कोका कोला कितना ज़्यादा सीक्रेटिव है when it comes to its recipe. And Indian government ने कोका कोला को वहीं पे हिट किया. The Indian government asked Coca-Cola to reveal its secret formula or move out of India. The Coca-Cola chose the later option and it moved out of India. अब एक void create हो गया था in the soft drink industry because of absence of a cola product. So George Fernandez tried to came up with another soft drink, a Swadeshi soft drink in the name called 77. 77 को डेवलप करने का काम दिया गया CFTRI को। CFTRI came up with the composition एंड एज अ रिजल्ट एक न्यू कोला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया कॉल्ड एज 77। बट ये प्रोडक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। अभी भी एक वॉइड चल रहा था बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अ कोला प्रोडक्ट। सो अ कंपनी कॉल्ड एज प्योर ड्रिंक्स, ये कंपनी पहले कोका कोला को बॉटलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी। नाउ इट डिसाइडेड टू कम अप विथ इट्स ओन कोला ब्रांड और इस ब्रांड का नाम दिया गया कैंपा कोला। बट कैंपा कोला फेल टू सर्व थ्रू आउट इंडिया। प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए नाउ पार्ले डिसाइड्स टू कम अप विद अ कोला प्रोडक्ट। पार्ले केम अप विद अ न्यू कोला प्रोडक्ट एंड कॉल्ड इट एज थम्स अप। थम्स अप के लिए पार्ले ने की एग्रेसिव मार्केटिंग एंड इट ट्राई टू पोर्ट्रे थम्स अप एज अ माचो ड्रिंक एंड थम्स अप बिकेम एन इंस्टेंट हिट।
We regret to announce the death of the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. In 1985, after assassination of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi became the Prime Minister. जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उनके सामने थे दो बड़े चैलेंजेस. फर्स्टली, टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी because Nehruvian model of socialism was not providing adequate growth, and secondly to revive Punjab after Khalistan movement. Punjab was rich in agriculture, so Rajiv Gandhi चाहते थे कि वहां पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप करी जाए, and as a result Pepsi came into India. In summer of 1990 Pepsi ने इंट्रोड्यूस किए अपने तीनों ब्रांड्स, दी पेप्सी, मिरिंडा and 7-Up. By 1991, Rajiv Gandhi was assassinated and P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister. The Narasimha Rao government introduced the LPG reforms, which allowed foreign MNCs to set up their plants in India. And as a result, Coke was back in India. Coca-Cola painted India into red with their billboards and hoardings. And Coca-Cola also started to acquire bottling plants. Parle had a bottling network of 62 plants, out of which only 4 were owned by Parle. Coca-Cola started giving better deals to these plants, and as a result, they started working with Coca-Cola. जल्द ही पार्ले को समझ में आ गया, जब बॉटलिंग प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो वो अपना गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे. And with heavy heart, Parle decided to sell its products to Coca-Cola. By 1996, Coca-Cola ने पार्ले के सारे प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ब्रांड्स. सबको थम्सअप पसंद था, बट अब उसके बंद हो जाने के बाद एवरीवन स्टार्टेड स्विचिंग टुवर्ड्स पेप्सी. पेप्सी वॉज वेरी एग्रेसिव इन इट्स मार्केटिंग. पेप्सी स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग क्रिकेटर्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स and would also spend lavishly on Bollywood stars as well. जल्द ही कोका कोला को समझ में आ गया that discontinuing Thumbs Up was their biggest mistake. And by 1997, Thumbs Up was reintroduced. No matter how much Coca-Cola tried to suppress Thumbs Up, but it just refused to die. तब से लेकर अभी तक के Thumbs Up is so much in demand that it became a $1 billion brand. So guys, this was all about Cola journey in India. Do subscribe and support for more such videos. See you guys in the next episode.